गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। सन्नी मैथमेटिक्स क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो आपका केमिस्ट्री चैप्टर 2 तत्व यौगिक और मिश्रण का पहला पार्ट था। यह आपका पार्ट टू है। ओके, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। ओके, और इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी करते रहिएगा। इसके अलावे आप लोग घर पर हैं तो जब भी बाहर निकले तो मास्क लगाए रखिए और मन लगाकर जितना हो सके सेल्फ स्टडी पर अभी ध्यान दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों का क्लास भी ऑफलाइन कर दिया जाए। ओके, तो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट ध्यानपूर्वक और मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। ओके, देखिए जैसा कि आपको मालूम है कल आपको जो पढ़ाया जा रहा है, अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो है आपका केमिस्ट्री चैप्टर 2, नाम है तत्व यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, और कल जहाँ तक पढ़ा दिए थे, लिखा दिए थे, समझा दिए थे, आज उसके आगे बढ़ेंगे और अगला कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक और कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। देखिए कल का टॉपिक ये था, सबसे पहले कल हम लोग जाने थे कि ये तत्व क्या होता है कि नहीं है। तत्व यानी कि एलिमेंट्स। तो सुनिए बच्चे लोग, कल मैंने आपको समझाया था कि किसी भी पदार्थ को रासायनिक गुणों के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण में। ओके, यानी ये जो पदार्थों का वर्गीकरण है यह भौतिक गुणों के आधार पर नहीं है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। बट चैप्टर क्या है वो समझिए। चैप्टर है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिए, पदार्थ को रासायनिक संरचना के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। जिसमें से पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था तत्व के बारे में। तो तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हम उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं तत्व। जैसे में बहुत सारे तत्व हमारे पास मौजूद हैं। ओके, सोना, चांदी, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, तांबा इत्यादि। ओके, देखिए जब हमारे पास तत्वों की संख्या कम थी तो हमें उनके गुणों का अध्ययन करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। ओके, बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया चीज़ें बदलती गई, नए नए तत्वों का खोज होना शुरू हुआ और तब जाकर हमें उनका भी विभाजन करना पड़ा और तत्वों को मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया गया, एक धातु और एक अधातु, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। देखिए तत्वों की एक तीसरी श्रेणी भी होती है जिसे हम लोग उपधातु, सब मेटल्स के नाम से जानते हैं। उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। अभी जो मेन टॉपिक है उसको समझिए। तो तत्वों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक धातु और एक अधातु। धातुओं का अपना एक गुण होता है, अधातुओं का अपना एक गुण है। और कल मैंने आपको धातुओं को गुण के बारे में बताया था। जैसे धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं धातुई चमक। कहने का अर्थ ये हुआ, आप सोना देखते हैं, सोना, चांदी, तांबा या कोई भी चीज़ जब आप देखते हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार की चमक है। इसे हम लोग कहते हैं धातु में पाए जाने वाले इस गुण को धातुई चमक कहा जाता है। लेकिन इसमें अपवाद है, एक आयोडीन। आयोडीन का संकेत आई होता है। ओके, और आयोडीन एक अधातु है लेकिन वो अधातु होते हुए उसमें विशेष चमक पाई जाती है। तो आप लोग को इस टॉपिक से ये जीके याद रखनी है कि कौन सी ऐसी अधातु है जिसमें विशेष चमक पाई जाती है। तो उसका आंसर होगा आयोडीन। ओके, नेक्स्ट। इसके अलावा मैंने आपको समझाया था
कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं धातुई ध्वनि। जैसे देखिए कहीं पर भी कोई धातु का सिक्का गिर जाए या जब हम घंटी की आवाज़ सुनते हैं तो टन या खन की आवाज़ आती है। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की साउंड पाई जाती है, एक साउंड क्वालिटी होती है। तो धातुओं में पाए जाने वाले इस गुण को हम लोग कहते हैं धातुई ध्वनि। ओके, इसके अलावा धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब हुआ तानने की क्षमता, कि किसी धातु को हम कितना लंबा खींच सकते हैं। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। जैसे 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धातुओं की तन्यता क्षमता कितनी होती है। सोचिए, मात्र 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसके अलावा देखिए हम लोग मनुष्यों में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। यदि हम लोगों में तन्यता का गुण पाया जाता तो किसी को भी लम्हार दिया जाता, बट ऐसा नहीं है। ये गुण केवल और केवल धातु में ही मौजूद है। इसके अलावा धातुओं में आघात वर्धनीयता का भी गुण पाया जाता है। आघात मतलब पीटना, वर्ध मतलब फैलना, वृद्धि होना, और नियता मतलब उसकी नियति। यानी धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात किसी भी धातु को हथौड़ा से पीटकर उसके लंबे लंबे चादर बनाए जा सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे मिठाइयों पर एल्युमिनियम का बारीक पत्ती या चांदी का एक पत्थर चढ़ा दिया जाता है, वो सब इसी गुण के कारण होती है ना। इसके अलावा देखिए धातुएं जो होती हैं सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप जैसे लोहा देखिए, तो लोहा किस अवस्था में मौजूद है? ठोस अवस्था में। ना ही वो द्रव है ना ही वो गैस है। तो जितनी भी धातुएं हैं वो सामान्यतः नॉर्मली ठोस अवस्था में पाई जाती है, बट इसमें एक एक्सेप्शन ये है, अपवाद है, पारा। पारा एक धातु है, बट यह धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, तो आपको ये जीके बनता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आंसर आपको करना है पारा। ठीक है, इसका एक और नाम मरकरी होता है। असंकेत हम लोग लिखते हैं Hg, और पारा का उपयोग तापमापी यानी कि थर्मामीटर में किया जाता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। अब इसका ट्रिक सुन लीजिए। धातु है 2 अक्षर का, तो पारा भी है 2 अक्षर का। इस प्रकार आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैं जो बताऊंगा उससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए ये आप ट्रिक याद रखिए, आपको आजीवन याद रहेगा। तो देखिए धातुओं का ये गुण होता है कि वो ठोस है, बट पारा धातु है लेकिन ये धातु होते हुए भी द्रव है, ये ठोस नहीं है। ओके, इसके अलावा देखिए धातुओं का घनत्व भी काफ़ी उच्च होता है। घनत्व कहने का मतलब हुआ द्रव्यमान बटा आयतन। जैसा कि मैंने आपको फिजिक्स के चैप्टर 1 में पढ़ाया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी जितना आयतन में द्रव्यमान की जो मात्रा होती है उसे हम घनत्व कहते हैं। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लिया जाए पानी का एक ड्रम है, ओके, और पानी का हम 2 ड्रम लेते हैं, और सपोज कीजिए कि एक ड्रम में 10 किलोग्राम वजन है, कुछ है कि नहीं, और दूसरे ड्रम में 20 किलोग्राम वजन का कुछ रखा हुआ है। तो देखिए आयतन तो दोनों का सेम है, बट अंतर आ गया द्रव्यमान का। एक में 10 केजी है और एक में 20 केजी है, तो ज़्यादा हुआ 20 केजी, यानी कि दूसरे ड्रम का घनत्व ज़्यादा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि धातुओं का भी घनत्व जो होता है काफ़ी उच्च होता है। ओके, इसके अलावा धातुओं के द्रवनांक और क्वथनांक ये भी काफ़ी उच्च होते हैं, और द्रवनांक और क्वथनांक की चर्चा आपको केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में किया जा चुका है। आपको याद होगा जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का अर्थ ये हुआ क्वथनांक क्या है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देती है, और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका अर्थ ये हुआ कि जल को यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो वो उबलना शुरू कर देगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए धातुएं जो होती है कठोर होती है, बट कुछ कुछ धातुएं ऐसी हैं जिन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं।
जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी ऐसी धातुएं हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये सभी अपवाद हुए हैं। ओके, अब मैंने आपको धातुओं का जितना भी गुण समझा दिया, जस्ट इसका अपोजिट है अधातुओं का गुण। जैसे धातुओं में तन्यता का गुण है, बट अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं है। ठीक है ना, यानी आपको ट्रिक बनाकर याद रखनी है कि जितने भी धातुओं का गुण मैंने आपको समझाया है उसका जस्ट अपोजिट अधातुओं में पाया जाता है। ठीक है ना, बट याद रखिए आप लोग, धातु हो या अधातु हो, है तो तत्व ही। ठीक है ना, ठीक है, दोनों का दोनों तत्व के ही दो रूप हैं, धातु और अधातु। और आप हमेशा याद रखिएगा कि धातुएं ठोस होती है और अधातुएं सामान्य ताप पर या तो द्रव होगा या तो गैस होगा। ओके, तो ट्रिक से याद रखिएगा कि जितना भी अधातु है सब गैस रहता है, लगभग गैस है। जैसे आप देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, एक सल्फर भी है, तो ये सभी अधातुएं हैं। तो आपको धातु और अधातु का नाम याद रखना है। जब भी हम धातु की चर्चा करें तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए लोहा, तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। और जब हम अधातु की चर्चा करेंगे तो आपका दिमाग में आ जाना चाहिए सभी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, मीथेन, सल्फर वगैरह। ओके, इटीसी। तो ये हुआ आपका धातु और अधातु, है ना। और आपको याद क्या क्या रखना है। पहला क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर करना है पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है, ये सब मैट्रिक में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है ब्रोमीन, उसका संकेत होता है Br। ठीक है ना, इसलिए हम ये ट्रिक दे देते हैं कि धातु है 2 अक्षर का तो पारा भी 2 अक्षर का, अधातु 3 अक्षर का तो ब्रोमीन भी 3 अक्षर का। अब आपको ये आजीवन याद रहेगी, है कि नहीं है। तो ये दोनों का नाम आप लोग हमेशा याद रखना, है ना। धातु में देखिए 2 अक्षर है तो आपका पारा, यानी कि इसका एक और नाम क्या है, मरकरी भी है। संकेत याद रखना, Hg से इसके हम लोग इंडिकेट करते हैं। ओके, और अधातु देखिए 3 अक्षर का है तो आपका ब्रोमीन भी 3 अक्षर का ही रहेगा और इसका संकेत होता है Br। ओके, चलिए, तो धातु हो गया और ये आपका हो गया अधातु। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों ने अभी क्या देखा, तत्वों का वर्गीकरण देख लिया। तत्वों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, एक धातु और एक अधातु में। ओके, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि पदार्थ को रासायनिक गुणों के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अभी हम लोगों ने जो अध्ययन किया ये है तत्व के बारे में। अब हम लोग अध्ययन करेंगे यौगिक के बारे में। ओके, तो यौगिक क्या है, कंपाउंड क्या है, वो समझिएगा। ठीक है ना, देखिए यौगिक के बारे में कहता क्या है, ध्यान दीजिए कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक भार के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, इसे हम लोग कहते हैं यौगिक। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में समझाया है कि देखिए जब भी कोई सिंगल आए ना, सिंगल नाम वाला, तो सिंगल रहेगा तो तत्व है, लेकिन जब वो डबल हो जाए यानी 2 तत्वों के मिलने से वो आएगा तो वो यौगिक है, क्योंकि यौगिक का निर्माण 2 तत्वों को मिलाने से होता है। और यौगिक की एक और खासियत क्या है कि इसमें जो तत्व होते हैं ना, यह निश्चित अनुपात में मिला होता है, एक रेशियो इनका होता है फिक्स, ये बदल नहीं सकता है। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ओके, तो याद रखिएगा सिंगल आएगा तो तत्व है और डबल आ गया तो यौगिक है। जैसा कि आप जानते हैं सोडियम, मैं आपसे पूछूं कि सोडियम क्या है, तो सोडियम सिंगल है तो डायरेक्ट बोलिए कि सोडियम एक तत्व है। क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन एक तत्व है। लेकिन जब मैं बोल दूं कि सोडियम क्लोराइड क्या है, और जैसा कि आपको मालूम है सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, तो देखिए NaCl में 2 गुना तत्व हो गया, अब वो तत्व नहीं रहा, वो यौगिक बन चुकी है, यानी सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है।
उसी प्रकार से आपको मालूम है, हम पूछेंगे कि हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक तत्व है। लेकिन जब बोलेंगे जल क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, तो उसमें 2 तत्व हो गया, तो वो यौगिक बन गया। यानी जल एक तत्व नहीं है, जल एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, क्योंकि इसको 2 तत्वों को मिलाने से भी बना है और एक फिक्स रेशियो में भी बनता है। जैसे में आप समझिएगा, जल, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ओके, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, H2O। तो हम बोलेंगे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। तब बच्चे लोग ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, तो जो पहले पूछे उसको पहले लिखो, जो बाद में पूछे उसको बाद में लिखो। तो हाइड्रोजन हो गया 2 गो, तो 2 लिख दो। अनुपात ऑक्सीजन कुछ नहीं तो 1 तो छुपा हुआ रहता है, तो 1 है ना। तो हाइड्रोजन में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 2:1 है ना। रटने की आवश्यकता नहीं है, सब सीखिए, क्योंकि H2O में देखिए 2 हाइड्रोजन है तो पहले हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। अब यही क्वेश्चन घुमा देगा और कहेगा कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो पता करें या बताएं। तो पहले ऑक्सीजन वाला हो जाएगा 1 गो, रेशियो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 गो, है ना। तो ये चीज़ आपको गौर रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताइए कि जल क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। तब बच्चे लोग आप दिमाग कैसे लगाइएगा, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी यह जल जो है 2 तत्वों के मिलने से बना है, तो गारंटी है कि यौगिक है। और इसमें एक और खासियत है कि ये निश्चित अनुपात में ये मिलता है, तो यौगिक है। उसी प्रकार देखिए, आपको मालूम है साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और सूत्र होता है NaCl, है ना। तब इसी में कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन का अनुपात ज्ञात करें। तो सोडियम कुछ नहीं तो 1 परमाणु है, वो तो दिखता ही है, 1 रेशियो, और क्लोरीन भी 1 है, तो 1:1 इसका हो जाएगा आंसर, है ना। या इसके अलावा हम बोले मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2, है ना। हालांकि आपको ये संकेत और सूत्र लिखने का तरीका हम आपको चैप्टर 3 में विस्तृत रूप से समझाएंगे। तब मैग्नीशियम क्लोराइड में हम पूछेंगे कि बताओ मैग्नीशियम और क्लोरीन का रेशियो कितना है। तब मैग्नीशियम कुछ नहीं तो 1 है, ओके, रेशियो, और क्लोरीन कितना है 2 है। यानी मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम और क्लोरीन का अनुपात कितना है, तो 1:2 है, ओके। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो ये फंक्शन किसका है, यौगिक का है। यानी यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन यौगिक का निर्माण कैसे होता है, 2 तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है, कंपाउंड का निर्माण होता है। आई बात अब समझ में। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि यौगिक का गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। सुनिएगा, तो सबसे पहला गुण तो यही हो गया कि किसी भी यौगिक का निर्माण 2 तत्वों को मिलाने से होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी यौगिक का निर्माण 2 तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से होता है ना। और रेशियो किसी का भी पूछेगा आप एकदम फटाक से नहीं बता सकते हैं। ये नहीं समझिए कि केवल ये 9th क्लास है, ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में पूछा जाता है। और मैंने आपको बार बार बोलते हैं कि क्लास 9th का जो केमिस्ट्री है वो रसायन विज्ञान की रीढ़ है। आपका क्लास 9th में केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो गया तो हम गारंटी देते हैं आपको आगे 10th या 12th तक में दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। कुछ नए चीज़ जुड़ेंगे बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा, है ना। इसलिए मन लगाकर पढ़ते रहिए। अब देखिए, कहने का अर्थ क्या हुआ कि किसी भी यौगिक का जो निर्माण होता है यह 2 तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से होता है। अब जैसे में बोलेंगे अमोनिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अमोनिया का सूत्र होता है NH3, है ना। ठीक है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। और अमोनिया एक ऐसी गैस है जो फ्रिज को यानी रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखती है। ठीक है, अब कहेंगे अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है।
तो देखिए सिंपल है NH3, तो नाइट्रोजन हो गई है 1, रेशियो हाइड्रोजन 3। तो सिंपल चीज़ है, रटिए नहीं सीखिए। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना हो जाता है, 1:3। ओके, तो यौगिक का पहला गुण यह है कि किसी भी यौगिक का निर्माण दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है समझिएगा। देखिए कहता क्या है, सुनिए कि यौगिक के जो अवयवी तत्व हैं इनको हम किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, यौगिक के जो अवयवी तत्व हैं। अब आप कहिएगा कि सर ये अवयवी तत्व हम क्या बोल रहे हैं, तो यौगिक को बनाने में जो तत्व पार्टिसिपेट किया, यौगिक को यौगिक को बनाने में जो तत्व पार्टिसिपेट किया वो होता है अवयवी तत्व यानी कंपोनेंट। जैसे मैं कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे हम पूछेंगे आपसे कि शरबत का अवयवी तत्व क्या हुआ, या शरबत का घटक बताइए, शरबत का कंपोनेंट बताइए, यानी शरबत किससे मिलकर बना, तो सिंपल है, जल, चीनी, नींबू, है कि नहीं, आप बताते हैं। तो हम मान लिया जाए बोलेंगे जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हुआ, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड तो यौगिक ना है, लेकिन इसमें अवयवी तत्व कौन हुए, तो एक हुआ सोडियम, एक हुआ क्लोरीन। तो वही कहता है ना कि सोडियम क्लोराइड के ये जो अवयवी तत्व है ना, हम इसे यांत्रिक यानी किसी मशीन से या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ये अलग होता है लेकिन इसकी रासायनिक विधि है। ओके, तो आपको याद रखना है कि यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। हम इसे रासायनिक विधि से कर सकते हैं बट भौतिक विधि से नहीं। जैसे मान लिया जाए हम पानी और बालू को मिला देते हैं, हम कहेंगे हमें फिर से पानी अलग चाहिए, बालू अलग चाहिए, तो सिंपल है, आपके दिमाग में आएगा छानना विधि, आप उसको छान दीजिए, पानी अलग बालू अलग, तो ये वो भौतिक विधि। बट हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड से हमको सोडियम अलग कर दीजिए, क्लोरीन अलग कर दीजिए, आप कर पाइएगा नहीं। आप इसे भौतिक विधि या यांत्रिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। ये होता है बट इसका एक प्रोसेस है रासायनिक विधि, और वह प्रोसेस होती है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन इसको करवाया जाता है। ठीक है, इस सब की चर्चा आपको होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी यौगिक के अवयवी तत्वों को हम भौतिक या यांत्रिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, हाँ रासायनिक विधि से अलग जरूर कर सकते हैं। ओके, तो बढ़िया से मन लगाकर पढ़ते रहिए। चलिए सुनिए, यौगिक का जो दूसरा गुण है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग गुण है। ओके, यौगिक का जो दूसरा गुण है ये सबसे इंटरेस्टिंग गुण क्या है जानते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कहता है किसी भी यौगिक का जो गुण होता है ना, वह अवयवी तत्वों के गुण से एकदम अलग होता है। जैसे कहने का अर्थ क्या हुआ आप समझिएगा। जैसे मान लिया जाए किसी माता पिता के जो बच्चे होते हैं, तो बच्चा का गुण माता या पिता के गुण से मैच खाएगा, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ कहता यह है कि किसी भी यौगिक का जो गुण होता है ना, उसके अवयवी तत्वों के गुण से एकदम अलग होता है। अब कहेगा सर कैसे, तो सुनिए। जैसे बच्चे लोग ध्यान दो, ये है सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक। तो सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना है, तो सोडियम से और क्लोरीन से। ओके, चलिए अब देखिए, हम ये जो सोडियम है ना, तो सोडियम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है। सोडियम इतना एक्टिव धातु है, सोडियम इतना क्रियाशील धातु है कि जब हम इसको किरासन तेल से निकालेंगे ना, तो ये तुरंत आग पकड़ लेगी। ठीक है ना। और ये जो क्लोरीन गैस है ना, क्लोरीन एक ऐसा गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है। ठीक है ना, क्लोरीन एक ऐसी गैस होती है जो फूलों का रंग उड़ा देती है। यदि आपको क्लोरीन को सूंघना है, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर आती है, विरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं, जो
साफ सफाई के लिए देखते हैं नाला की तरफ छिटाइते चलता है, उजला उजला पाउडर होता है सफ़ेद चूर्ण का, वही है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर से जो गंध आती है ना, वह क्लोरीन गैस की ही गंध होती है। ओके, तो देखिए सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है और क्लोरीन एक ऐसी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देगा। लेकिन जब दोनों मिल जाएगा तो ऐसा चीज़ बना दिया जिसके बिना भोजन अधूरा है, नमक। तो सोचिए, तो हम कह सकते हैं कि किसी यौगिक का जो गुण होता है उसके अवयवी तत्वों के गुण से एकदम अलग होता है। यानी यह यौगिक बनने से पहले क्या था, आग था, लेकिन मतलब कि और जब यौगिक बन गया तो एकदम शांत हो गया। उसी प्रकार और समझाते हैं जल। तो आपको मालूम है कि जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो ये देखिए हाइड्रोजन है ना। और आपको मालूम होना चाहिए हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में यूज होती है। और आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे आज हम लोग ईंधन के लिए जो LPG सिलेंडर का यूज करते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में भविष्य का ईंधन, ठीक है ना, हाइड्रोजन हो जाए। तो हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। और ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस एक ऐसी गैस है जो किसी वस्तु को जलाने में सहायक होती है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई वस्तु जल ही नहीं सकता है। जैसे कहने का अर्थ हुआ, पहाड़ पर जब खाना बनाइएगा तो वहाँ जलेगा, तो काहे नहीं जलेगा, क्योंकि पहाड़ पर उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है ऑक्सीजन घटते जाती है ना। तो किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना अत्यंत आवश्यक है। आई बात समझ में? अब सुनिएगा मेरी बात। तो हाइड्रोजन एक ईंधन है, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक किसी वस्तु को जलाने के लिए सहायक होती है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया, जल बन गया, है ना। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया तब बन गया जल। और ये ऐसा है जो आगे के बुझा देगा। तो सोचिए, हाइड्रोजन एक ईंधन है और ऑक्सीजन एक गैस है जो आग लगा सकता है, लेकिन जब ये दोनों मिल गया जल, तो ये आगे के बुझा देगा। तो सोचिए, है कि नहीं है, किसी भी यौगिक का गुण इसके अवयवी तत्वों के गुण से एकदम अलग होता है। ये बात दम हमेशा याद रखिएगा, है ना। चलिए अब आगे देखिएगा। आगे देखिए कहता क्या है, किसी यौगिक के बनने में उष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का या तो उत्सर्जन होता है या तो अवशोषण होता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे लोग ध्यान दो। इसका कहने का मतलब ये हुआ ना कि यदि हम कोई यौगिक को बनाते हैं तो उस यौगिक को बनाने में हमें ऊर्जा या प्रकाश देना पड़ेगा। या तो उत्सर्जन होगा, यानी या तो उष्मा निकलेगी, या तो अवशोषण होगा, या उष्मा वो सोख लेगा। अब जैसे आप ही जरा सोचिए, सिंपल कॉमन वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है। हम पानी लिए, चावल लिए और दाल लिए और कुकर में डाल के और गैस पर चढ़ा दिए और गैसवा चालू ही नहीं किए, तो क्या वो गैस बनेगा, खिचड़ी बनेगा? सोचिए जरा आप। अरे उसको बनाने के लिए हमको उष्मा देना ना पड़ेगा। तो यही बात होती है यौगिक में, ठीक है ना। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ, ये चीज़ आप घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोहा का थोड़ा सा चूर्ण ले लीजिए, यानी लोहा का बुरादा, और लोहा का चूर्ण लेने के बाद थोड़ा सा गंधक ले लीजिए, सल्फर, बाजार में मिल जाएगा, 5 रुपया 10 रुपया मांगिए ना तो थोड़ा सा दे देगा। और दोनों को बढ़िया से पीस करके मिक्स कर दीजिए। अब मिक्स करने के बाद क्या होगा ना, आप उसको एक दिन भी अंधेरा में रखिएगा ना, एक दिन क्या 10 दिन अंधेरा में रखिएगा, वो जस का तस रहेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन जैसा ही आप उसको धूप में ले जाइए, रोशनी दीजिए, वो क्या करेगा, लोहा और गंधक यानी आयरन और सल्फर ये दोनों अभिक्रिया कर लेगी और बन जाएगा आयरन सल्फाइड, एक यौगिक है। इसका सूत्र होता है FeS। देखिए FeS, आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, लिख देते हैं। फेरस सल्फाइड, ओके। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिए, तो ये आयरन सल्फाइड क्या हुआ, ठीक है ना, कि आपका जो लोहा का चूर्ण हुआ, ठीक है ना, और गंधक के चूर्ण हुआ, आप इसको सूर्य के प्रकाश में ले जाइए, ये तुरंत अभिक्रिया कर लेगी और आयरन सल्फाइड का निर्माण कर देगी, ठीक है ना। इसी प्रकार
इसके अलावा हम बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कहता क्या है कि मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी आपस में मिला देने से कोई अभिक्रिया नहीं होती है जब तक कि कोई विद्युत का स्रोत न दिया जाए, ठीक है ना, तभी वो अभिक्रिया करती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी यौगिक के निर्माण में हमें ऊष्मा देना ही पड़ता है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इसका कहता क्या है, ध्यान दीजिए कि किसी भी यौगिक में जो उसका अवयवी तत्व होता है वो भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे मैं देखिए मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जैसे जल, तो हम पूछेंगे जल क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, तो आप कहिएगा सर जल जो है यौगिक है, क्योंकि जल का निर्माण दो तत्वों के मिलने से हुआ है और यह एक निश्चित अनुपात में है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, तो 2:1। लेकिन ये तत्व का अनुपात हुआ, एक भार भी होता है। भार मतलब हुआ इसका द्रव्यमान, है ना, ये आपको चैप्टर 3 में पढ़ाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो होता है भार वो होता है 1। हाइड्रोजन का जो भार होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के गो है, 2 गुना है, तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, बटे ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, ठीक है ना, ये आपको याद करवाया जाएगा, ठीक है। देखिए कटेगा तो काट दीजिए, 8 दूनी 16, कितना आ गया जी, 1/8, यानी आंसर क्या देंगे, 1:8। यानी कि देखिए जब क्वेश्चन पूछेगा कि जल में, ठीक है ना, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केवल अनुपात बताइए, तो आंसर यही है 2:1। बट जब ऐसे बोल दे क्वेश्चन कि जल में भार के विचार से, द्रव्यमान के विचार से इनका रेशियो बताइए, तो आंसर हो जाएगा 1:8, ठीक है ना, ये भार के अनुसार हुआ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको ये चैप्टर 3 में हम पढ़ाएंगे तो आपको याद करवाया जाएगा सब चीज़, सभी का संकेत, उसकी परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, सब आपको बताया जाएगा। तो अभी बस इतना सीखते चलिए, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये है कंपाउंड यानी यौगिक की विशेषताएं, ठीक है ना। आगे सुनिएगा, देखिए कहता है क्या है बच्चे लोग कि जो यौगिक होते हैं ना, यौगिक, उनका द्रवनांक और क्वथनांक एकदम निश्चित होता है। जैसे जल, तो जल एक यौगिक है और जल का क्वथनांक निश्चित है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी वह 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर उबलने लगेगी। उसी प्रकार बर्फ, ठीक है ना, बर्फ का द्रवनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी बर्फ जो है 0 डिग्री पर आकर पिघलने लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि यौगिकों का द्रवनांक और क्वथनांक ये फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। इसके अलावा देखिए क्या कहता है कि जो ये यौगिक होते हैं ना, ठीक है ना, ये जो यौगिक हैं, यौगिक एक समांग पदार्थ होता है, ठीक है ना। समांग मतलब हुआ ना कि जो यौगिक होते हैं ना एकदम एक दूसरे में समाये हुए रहते हैं, यौगिक के तत्व। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ, अभी मैंने एक नाम बताया ना फेरस सल्फाइड का, तब फेरस सल्फाइड क्या है, तब फेरस सल्फाइड एक यौगिक है। अब फेरस सल्फाइड किससे मिलकर बना है, आयरन से और सल्फर से, मतलब लोहा और गंधक से। तब ऐसा नहीं है कि आप इसको माइक्रोस्कोप से भी देखिएगा ना तो लोहा आपको अलग दिखाई देगा और गंधक आपको अलग दिखाई देगा, नहीं, यह एक नए गुण में आ गया, फेरस सल्फाइड ही दिखाई देगा, थोड़ा सा भूरा लाल कलर का हो जाता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यौगिक एक समांग पदार्थ है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो अलग अलग दिखाई देगा, सोडियम अलग दिखेगा, क्लोरीन अलग दिखेगा, नहीं, ये दोनों मिक्स हो चुका है, ठीक है ना। तो याद रखिए यौगिक एक समांग पदार्थ होता है। तो ये हमने डिटेल में अध्ययन कर लिया किसका, यौगिक का। तो बच्चे लोग एक बार फिर से सुन लीजिए, पदार्थ को रासायनिक गुणों के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। जब सिंगल रहेगा तो तत्व है, और जब 2 तत्व संगे आ जाएगा ना तो यौगिक है। जैसे सोडियम तत्व है, क्लोरीन तत्व है, लेकिन सोडियम क्लोराइड यानी NaCl क्या है, तो यौगिक है। हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, बट जल यौगिक है, तत्व नहीं है, क्योंकि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। आई बात समझ में। तो सभी बच्चे लोग इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और जितना हो सके उतना मन लगाकर पढ़ते रहिए। और यह कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि अप्रैल तक का ड्यूज सब लोग दम जमा कर दें, ओके।
आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए देख लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा लिख लिया जाए, ओके, क्योंकि बहुत पढ़ा दिए, थोड़ा लिखना भी जरूरी है ताकि सिलेबस भी अपना रफ्तार से चलता रहे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, रेडी हो जाइए। हेडिंग दीजिएगा वैसे ही, केमिस्ट्री चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है तत्व यौगिक और मिश्रण, और जहाँ तक हो गया था उसके आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। हमें याद नहीं है कहाँ तक लिखवाए थे। याद आ गया आप। मेरे ख्याल से बच्चे लोग कल मैं आपको, ठीक है ना, तत्व की विशेषताएं तक लिखवा दिए थे, ठीक है ना। आज उसके आगे बढ़िएगा तो स्टार दीजिएगा, ठीक है, लिखिएगा स्टार में। स्टार में लिखिएगा तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। स्टार में लिखिएगा तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और दोनों का नाम लिख लीजिएगा, पहला धातु और दूसरा अधातु। पहला का नाम लिखिएगा धातु और दूसरा का नाम लिखिएगा अधातु, ओके। चलिए अब स्टार दीजिएगा और लिखिएगा धातुओं के सामान्य गुण। स्टार में लिखिएगा धातुओं के सामान्य गुण, और लिखकर डैश दीजिए, और पहला नंबर में लिखिएगा, लिखिए धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहा जाता है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहा जाता है, ओके। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे मैं उसको नोट में लिखवाऊंगा। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा आप, सेकंड पॉइंट में लिखिएगा धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं, ओके। धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट में लिखिएगा धातुओं में तन्यता। देखिए लिख देते हैं, धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता। धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में धातुएं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट में लिखिएगा धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे हम देखिए लोहा हो, तांबा हो, कोई भी धातु हो, वो हमेशा ठोस अवस्था में ही रहेगा। इसमें जो अपवाद है उसको हम नोट में लिखवा देते हैं। लिख दिए ना ये पॉइंट में कि धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल भी लिखते चलिएगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, धातु दने लिखिएगा आप, ठीक है ना, एग्जाम्पल दने करके। पारा ये भी एक धातु ही है, लिख दीजिए इसी में। इसके अलावा सोना, चांदी, लोहा,
तांबा, सोडियम, ETC कर दीजिए, बहुत सारे धातुएं हैं, ठीक है ना। तो धातु का एक साथ क्या दे दीजिए, अपना एग्जाम्पल दे दीजिए, समझ जाइएगा धातु कौन कौन है। तो ये सब प्रकृति में पाए जाने वाले प्रमुख धातुएं हैं। ओके, चलिए अब अगला स्टार में लिखिएगा अधातुओं के सामान्य गुण। अगला स्टार में लिखिएगा अधातुओं के सामान्य गुण। और जैसा कि आपको मालूम है कि धातुओं का जो गुण आपने देखा ना, उसका जस्ट अपोजिट रहेगा अधातु वाला, है ना। तो लिखिएगा पहला पॉइंट में अधातु धने, पहला पॉइंट में लिखिएगा अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। उसी में ऐड कीजिएगा इन्हें हथौड़ा से पीटने पर ये भंगुर हो जाते हैं। देखिए इन्हें हथौड़ा से पीटने पर ये भंगुर हो जाते हैं। भंगुर मतलब समझते हैं, चूर चूर। जैसे अब लड्डू लीजिए, उसको हथौड़ी से मारिएगा तो चूर चूर ना हो जाएगा, वही हुआ भंगुर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा ये मतलब अधातुएं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए ये उष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। ये उष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। यानी मैं घुस के होने में चल रहा तो होने जाओ ना पीछे, पीछे वाला पड़ जाएगा, तो पीछे वाला पड़ जाओ। ये ना आगे भैया ना, अरे पगला तो वीडियो में आ जाएगा, धरा देगा हम लोग। धरा देंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ तो होने में जाओ ना पीछे। हाँ हाँ तो अरे तो सबके मोबाइल नहीं है, सबके भगाएंगे, रुको अभी ठीक से पार हो, ठीक से पार हो। चलो रे घुसो जल्दी। चलिए आगे सुनिएगा, ठीक है। और सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से दम मन लगाकर पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत रहे तो कॉल कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा आप, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लिखिए अधातुएं प्रायः गैस रूप में पाई जाती है। अधातुएं प्रायः गैस रूप में पाई जाती हैं, यानी अधिकतर जो अधातु है वो गैस रूप में ही रहेगा। ओके, चलिए अब इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। अधातु का एग्जाम्पल लिख दीजिए, लिख दीजिएगा। जैसे ब्रोमीन तो लिखा हुआ ये, और जितना भी गैस है ना सब अधातु है, ठीक है ना। लिख दीजिए अपना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ETC कर दीजिए, बहुत सारे हैं। तो लगभग जो जितना भी गैस है ना सब आपका अधातु ही होता है। ओके, चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब लिखिएगा नोट, ठीक है ना। और ये जो नोट है ये आपका टेस्ट के लिए VVI एकदम रहेगा। नोट में लिखिएगा, लिखिए इसके बारे में लिखिएगा, पारा के बारे में पहले, ठीक है ना। लिखिए पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, नोट में लिखिएगा पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, और ट्रिक दिए धातु 2 अक्षर का तो पारा भी 2 अक्षर का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट में लिखिएगा, अगला नोट में इसके बारे में लिख दीजिए, ब्रोमीन के बारे में। लिखिए ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
बोलो नहीं कुछ हो तो भगा देंगे, समझ गया। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। शांतिपूर्वक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लीजिए, तब हम आएंगे बुलाएंगे। तो ट्रिक याद रखना, 2 अक्षर का धातु तो 2 अक्षर का पारा, 3 अक्षर का धातु तो 3 अक्षर का ब्रोमीन। यानी कहने का अर्थ ये हो ना कि जैसा कि मैंने आपको समझाया कि धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा भी है धातु, बट ये ठोस नहीं है, ये द्रव है, इसलिए ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट नोट में लिखिएगा, लिखिए आयोडीन एक अधातु है जिसमें विशेष चमक पाई जाती है। आयोडीन एक अधातु है जिसमें विशेष चमक पाई जाती है। नेक्स्ट अगला नोट में लिखिएगा, और ये बोर्ड एग्जाम्स में ही पूछा हुआ है। लिखिए चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव में आया था मैट्रिक में कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है। 4 ऑप्शंस रहते हैं, या तो नाम में रहेगा या संकेत में। तो आंसर होता है चांदी, और चांदी का संकेत होता है Ag। उसका लैटिन नाम अर्जेंटम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसकी चर्चा चैप्टर 3 में होगी। तो याद रखिए विद्युत का सर्वोत्तम चालक सुपर कंडक्टर कौन है, तो चांदी है। ओके, चलिए आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार दीजिएगा, ठीक है ना, और स्टार में लिखिएगा यौगिक। ये देखिए स्टार में लिखिएगा यौगिक, तो स्टार में लिखिए यौगिक, और यौगिक लिखकर डैश दीजिएगा। लिखिए, देखिए यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनाया जाता है। आई रिपीट, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनाया जाता है, कौमा उसे यौगिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, जैसे में लिखिएगा जल, फिर से हम लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे में लिखिए जल, तो जल का सूत्र क्या हो गया जी, ये सब याद रखिएगा, H2O, ठीक है ना। इसके अलावे संगमरमर या मार्बल कह सकते हैं, पत्थर कह सकते हैं, खड़िया यानी चौक, सबका एक ही सूत्र होता है, ठीक है ना। इसको ऊपर हम लिख देते हैं, देखिए संगमरमर बोले, मार्बल बोले, पत्थर बोले, कुछ भी बोले, इसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। पढ़ने का तरीका है, Ca का मतलब कैल्शियम और CO3 को कार्बोनेट पढ़ते हैं। तो संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक एग्जाम्पल हो गया जल, इसे बहुत यौगिक है, तो जो मेन है वो अपना लिख लीजिए, ठीक है ना। अमोनिया, अमोनिया का लिख लीजिए, लिखा हुआ है अमोनिया NH3, अमोनिया का लिख लीजिए NH3। इसके बारे में लिख दीजिए सोडियम क्लोराइड NaCl, या ये देखिए फेरस सल्फाइड FeS, बहुत सारे हैं, इत्यादि कर दीजिए। तो यौगिक का डिफिनीशन हो गया और यौगिक का एग्जाम्पल भी हो गया। तो बच्चे लोग आपको ध्यान ये रखनी है कि जब सिंगल रहेगा तो तत्व है, और जब 2 गो तत्व आपस में मिल गया वो भी एक निश्चित अनुपात में, तो वो यौगिक है। हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, लेकिन जब मैं पूछूं जल क्या है, तो जल एक यौगिक है, क्योंकि जल का सूत्र क्या है H2O, ठीक है ना। तो ये 2 तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। आई बात अब समझ में, चलिए तो यहाँ तक तो क्लियर है, देख लीजिए बढ़िया सदम। ओके, चलिए तो बच्चे लोग, सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, इसी तरह मन लगाकर दम पढ़ते रहिए, और जितना डेली पढ़ाते जाते हैं, समझाते जाते हैं और लिखाते जाते हैं, उसको हमेशा अप टू डेट रखो। बिकॉज ये जो हम बेसिक जानकारी, ये जो आपका चैप्टर चल रहा है, ये बहुत ही मस्त है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, जो आपको आगे बहुत काम देगा। ये तो अभी शुरुआत हुआ है, ये अभी इंट्रोडक्शन समझौता चल रहा है कि सबसे पहले हम लोगों ने तत्व के बारे में जाना, फिर यौगिक के बारे में जाना, और इसके बाद हम लोग जानेंगे मिश्रण के बारे में, और उसके बाद
फिर इसके प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट से कुछ ऊपर हम लोग जानेंगे ताकि हम लोग का ज्ञान बढ़े। ओके, तो सभी बच्चे लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज का क्लास यहीं तक, राइट टाइम, फिर अगले क्लास में मिलेंगे ऑनलाइन। ओके, धन्यवाद।